Hello everyone, welcome back to my channel. So इस स्टॉक फॉर द वीक वीडियो में हम कुछ प्रीवियस स्टॉक डिस्कस करेंगे जो मैंने स्टॉक फॉर द वीक में डिस्कस किए थे और उसका पूरा ट्रेड प्लान मैंने आपको समझाया था कि अगर उसमें एंट्री ट्रिगर होगी तो मैं उसमें एंट्री कैसे लूंगा। तो उसके टारगेट्स अचीव हो गए हैं, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो ट्रेड मेरी कैसी चली थी। और आने वाले वीक्स के हम स्टॉक डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उस सेक्टर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उसके कुछ स्टॉक बताए थे। बट इस बार मैं कुछ और अच्छे स्टॉक बताऊंगा उस सेक्टर के, क्योंकि वो अभी एक बहुत बुलिश सेक्टर लग रहा है। और निफ्टी पे अपना व्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि निफ्टी का व्यू मैं बहुत वीक से देते हुए आ रहा था और वो व्यू अब राइट हो गया है। तो मैं अब उसको समझाने की कोशिश करूंगा अब आगे का व्यू क्या है और अब निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी जब इस रेंज में था, बहुत बार मैंने डिस्कस किया था कि जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा वो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। आप देख सकते हो ये रेंज जितनी बड़ी है उतना ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। सो इक्वल साइज का ब्रेकआउट हो गया है। सो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है और उस पे इस स्टॉक इंडेक्सेस जो भी है वो बार बार हिट कर रहा है, तो जो ब्रेकआउट होगा फिर उसके बाद यहीं पे सस्टेन करेगा। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है और बहुत सिंपल चीज है, और मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल चीज ही मार्केट में काम आती है। ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है और अपनी साइकोलॉजी को बनाना है। सो यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था और ये कुछ मंथ्स के लिए यहाँ पे रीटेस्ट किया है, कंसोलिडेट किया। तो इसको हम प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन करते हैं। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है, ये देखिए निफ्टी ऐसे नीचे आता है, बट टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, निफ्टी वहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है। सो इससे क्या होता है, जो ईएमएज हैं जो आप जानते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब जब एक स्टॉक और इंडिसेस के पास आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद स्टॉक में एक बड़ा मूव होगा। इसीलिए स्टॉक रैली ही नहीं करता रहता है सिर्फ। जैसे अदानी के आपने स्टॉक्स देखे, वो कितनी बड़ी रैली की है, लेकिन उसमें ईएमए बहुत नीचे था, इसीलिए वो फिर गैप डाउन हुए, न्यूज बेस्ड गैप डाउन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन टेक्निकल भी एक बहुत बड़ा उसमें डाउन ट्रेंड चालू होना चाहिए था, और वैसा ही हुआ चाहे वो न्यूज बेस्ड हुआ। तो वैसे ही निफ्टी में बहुत अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ है, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद फिर इस लेवल पे सस्टेन किया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी मैंने पुट शॉर्ट करी थी। वैसे तो मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता, बट जब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर ट्रेड करता हूँ। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्म भी किया था। तो ये यहाँ पे निफ्टी एक आप देख सकते हैं अपने पिवटल सपोर्ट पे खड़ा था। ये देखिए अपने R3 पे निफ्टी खड़ा हुआ था, और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा रेड डे था, और फिर ये पूरी एक तरीके से बुलिश कैंडल बन गई थी। हैमर कैंडल नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल है। सो ये भी एक टाइम वाइज करेक्शन था जो कि एक छोटा सा रेंज बनाया था। अब फिर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो गया है। अब मैं निफ्टी का एक आगे का व्यू दे देता हूँ। अगर निफ्टी को और भी रैली करनी है तो निफ्टी को थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद फिर से कंसोलिडेट करना होगा, क्योंकि निफ्टी ने जितना बड़ा ब्रेकआउट दिया उतना बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में अभी नहीं आया है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं पे थोड़ा ना थोड़ा साथ जरूर चलना रहता है। तो बैंक निफ्टी इतना पीछे नहीं हो सकता और निफ्टी बहुत ज्यादा आगे नहीं हो सकता है। तो आने वाले 1 to 3 वीक्स में क्या हो सकता है कि निफ्टी एक बार ब्रेकआउट करे और अपनी सिंपल थीसिस को फॉलो करे, ब्रेकआउट और रीटेस्ट को। तो निफ्टी का भी ब्रेकआउट हो चुका है और निफ्टी रीटेस्ट करेगी, और उस टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मिल गया है, अब हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टॉक है एल्कॉन इंजीनियरिंग। तो ये इसका चार्ट हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड होगा, 6 to 12 मंथ्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है 11 to 12 ईयर्स का, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट भी ली है, और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए थी। तो अब मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे ही आपको प्राइस कहीं भी 150 के आसपास मिले तो वो आपका बाइंग लेवल्स होगा बहुत अच्छा। और मैं स्टॉक में आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रही हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपने कुछ ऐसा ही चार्ट मास्टेक में भी देखा होगा, और उसके बाद का जो ब्रेकआउट हुआ
वो ब्रेकआउट सबने देखा है और सबने अपनी ट्विटर आईडी पे हर जगह सोशल मीडिया पे वो चार्ट शेयर हुआ था क्योंकि उसने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए थे। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी दिख रहा है क्योंकि एक ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी एक रैली थी पर इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो अगर वहां तक भी स्टॉक रीच किया तो हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो इस स्टॉक में आपकी एंट्री 150 के आसपास हो सकती है और इस लेवल का ये जो अब रेजिस्टेंस था पहले अब सपोर्ट बन गया है, आप इसका एसएल लेके चल सकते हैं। सो एक 105 का एसएल, 150 पे एंट्री और टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये स्टॉक आने वाले कुछ मंथ्स के लिए बहुत अच्छा एक स्टॉक हो सकता है। और मैं भी बता दूं मैंने इसमें भी एंट्री नहीं ली है, मैं भी लेट हो गया थोड़ा आइडेंटिफाई करने, तो इंतजार करेंगे, इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। जिस भी दिन ये थोड़ा भी अपना ब्रेकडाउन दिखाएगा उस समय हम लोग इस पे एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉक है क्रिसिल। देखिए ट्रेड लेना कितना आसान होता है, मैं आपको इस स्टॉक को देख के बताता हूँ। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, सो सिंपल यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ। तो आप जानते हैं मैं ज्यादातर रीटेस्ट ट्रेड लेता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। वैसे मैंने इसमें ब्रेकआउट ट्रेड लिया था क्योंकि बहुत इजी था। आप ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको पता है कि ये यहाँ से एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव आ सकता है, यहाँ पे हम लोग 50 to 100% के टारगेट्स नहीं रखते हैं क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक रीटेस्ट पे आता है। तो ब्रेकआउट जोन में अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपके छोटे टारगेट्स होते हैं। तो मेरे 30 to 40% के टारगेट्स होते हैं जो कि बहुत तेजी से कभी कभी अचीव हो जाते हैं। तो इसी जोन में मैंने बाय किया था, यही मेरा एवरेज था और आप देख सकते हैं तुरंत एक बहुत अच्छा 30% के टारगेट मैंने कुछ 25% के आसपास बुक किया था। तो ये टारगेट्स जल्दी बुक हो जाते हैं, बट आपको अपने स्टार्टिंग फेज में ऐसे टारगेट्स नहीं बुक करने हैं। आपको रीटेस्ट थ्योरी को फॉलो करना है। यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होगा तो आपको एक अच्छे टारगेट्स मिले 20% के ऊपर के। अब आपने अगर ये मिस कर दिया तो फिर से स्टॉक यहाँ पे आया है और यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर आपको यहाँ पे बाई करने का चांस मिलेगा। मैंने क्रिसिल और केयर रेटिंग दोनों स्टॉक को स्टॉक फॉर द वीक में कवर किया है, तो आप दोनों स्टॉक को देख सकते हैं, दोनों एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। जब क्रिसिल ब्रेकआउट दे रहा था तो केयर रेटिंग कंसोलिडेट कर रहा था और जब केयर रेटिंग ब्रेकआउट दे रहा था तो क्रिसिल कंसोलिडेट कर रहा था। तो हमने दोनों स्टॉक को बाय नहीं किया। अब दोनों स्टॉक एक नीचे की तरफ आ रहे हैं और अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, तो अब दोनों साथ में कंसोलिडेट कर रहे हैं और दोनों एक ही सेक्टर के हैं। तो अब एक अच्छा पॉइंट हो जाता है इस स्टॉक को बाय करने का। तो जैसे ही आपके ये लेवल्स आए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं एक 2200 का स्टॉप लॉस लेके। अब नेक्स्ट स्टॉक मैं बताता हूँ, ये स्टॉक फॉर द वीक में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक ये इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस स्टॉक फॉर द वीक में डिस्कस हुआ था और मैंने इसमें एंट्री ली थी और मेरे टारगेट्स रीच हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एंट्री क्यों ली थी। तो सीमेंट सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सेक्टर लीडर है, तो मैं हमेशा सेक्टर लीडर को जरूर चुनता हूँ। ये देखिए पैटर्न था, ये रेड कैंडल जो है रिट्रेसमेंट वाली, यहाँ पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था, एसीसी, अंबुजा, सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स पोस्ट किए थे, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और धीरे धीरे अब मैंने बुक किया क्योंकि मुझे एक बहुत अजीब सी चीज दिखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये रेड कैंडल के रिट्रेसमेंट में हमने बाय किया और एक 30% के टारगेट बुक कर लिया। क्यों 30% के टारगेट बुक किए जब स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव दिख रहा था? देखिए मैं गैप अप और गैप डाउन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ और ये जो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। वैसे यहाँ पे एक पिवटल सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, स्टॉक यहाँ से फिर से यू पैटर्न बना के एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन मेरे लिए जिस दिन ये गैप अप हुआ, जैसे 2-3 कैंडल ने इसको फॉलो किया और कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा था, तो जैसे ही ये कैंडल बनी थी मैंने नेक्स्ट डे तुरंत एग्जिट कर दिया और यहाँ पे टॉप लग गया है। जरूरी नहीं है ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का टॉप हो, बट ये एक छोटे टाइम फ्रेम का टॉप है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे आया है एक लगातार 5 से 6 रेड कैंडल बनाते हुए, तो चांसेस है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और जाए और फिर नीचे आ जाए और ये अपना गैप फिल करे। जैसे ही गैप फिल करेगा मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा क्योंकि जो चीज मुझे खटक रही है कि ये गैप क्यों बना है, ये फिल हो सकता है, अगर वो फिल हो गई और स्टॉक वहीं पे खड़ा हो गया तो मेरी एंट्री फिर से ट्रिगर हो जाएगी। तो अगर सीमेंट सेक्टर के स्टॉक बाय नहीं किए तो मैंने आपको फिर से रिकमेंड किया था, जब निफ्टी एक बहुत अच्छा डिप लगाया था उस समय मैंने रिकमेंड किया था एक सीमेंट सेक्टर के आप कोई भी स्टॉक को एक सपोर्ट जोन पे बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं,
ये स्टॉक फॉर द वीक में डिस्कस हुआ था टीसीएस स्टॉक, और इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग इन्वॉल्व है, तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक फॉर द वीक की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने टीसीएस को यहाँ पे शेयर किया था जब ये ग्रीन कैंडल हुई थी, और मैंने बताया था कि ये एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट थ्योरी को फॉलो कर रहा है, तो हमारी एंट्री बहुत अच्छी है यहाँ पे, इस डोजी कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। बट स्टॉक इसके ऊपर कभी गया नहीं, मेरा जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, और फिर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, डोजी कैंडल के नीचे इसने ब्रेक किया था, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। मैं सेल नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था और मुझे कन्विक्शन भी नहीं आ रही थी इस ट्रेड पे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आया स्टॉक, तो फिर मैंने स्टॉक फॉर द वीक में इसको कवर किया था, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, और जब इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाय कर सकते हैं। अब इस कंसोलिडेशन रेंज का तो इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, कब बाय कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक रेड कैंडल बहुत हैवी यहाँ सेलिंग आई थी, और नेक्स्ट कैंडल एक बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल थी। तो यहाँ जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, मैंने तुरंत यहाँ डे एंड पे बाय किया, और एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। टारगेट क्यों बुक किया मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले मैं बताता हूँ एंट्री कहाँ थी। तो एंट्री यहाँ पे 3215 पे एंट्री थी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था उस दिन, एकदम डे एंड पे 320 पे मैंने शेयर किया था। और फिर एक बहुत अच्छा मूव आ गया, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के भी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट्स दे जाते हैं, तो एक 6 to 7% का प्रॉफिट आ गया। और मैं आपको बता दूं, टीसीएस का फ्यूचर का लॉट साइज होता है 300 का। सो अगर आप 300 के लॉट पे 250 पॉइंट्स अगर आप ले पाते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है 60 70 80 थाउजेंड का। सो ऐसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में फ्यूचर स्लॉट में ट्रेड करके, क्योंकि कोई बुरा नहीं है 60 70 थाउजेंड का प्रॉफिट एक बहुत छोटा एसएल लेके, क्योंकि हमारा एसएल इस स्विंग के नीचे नहीं था, हमारा एसएल इस स्विंग के नीचे था यहाँ पे। सो अब मैंने एग्जिट क्यों किया वो मैं बताता हूँ। तो सिंपल थ्योरी है ब्रेकआउट और रीटेस्ट की थ्योरी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, ये एक जोन है, और यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक रैली भी दे दे, मुझको कोई टेंशन नहीं है, मैंने अपना फ्यूचर लॉट बुक कर लिया, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और मैं यहाँ पे अब एक रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एसएल डिफाइंड नहीं है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे अगर आके रीटेस्ट करेगा, तो फिर वहां पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी और मैं फिर एंट्री लूंगा एक छोटा सा एसएल लेते हुए। तो ये थी टीसीएस की एनालिसिस जो शेयर हुई थी, और ट्रेड क्लोज हो चुका है। मैंने आपको ये ट्रेड को इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं अब इसकी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आने वाले कुछ वीक्स में मैं बिजी हूँ, सो इसकी मैं अलग से वीडियो नहीं पोस्ट करके बता पाऊंगा, तो आप यहाँ से सीख लीजिए। सो ऐसे ही बहुत अच्छे स्टॉक आपको मिलते रहेंगे, बस आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस आप रखेंगे तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ऐसा देख के चार्ट्स में एक बहुत अच्छा मूव दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में, सारे सेक्टर में। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते रहेंगे, और जो साइकिल से मार्केट की उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और जो मेरी एनालिसिस है वो स्टॉक्स आपके काम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो ऐसे अच्छी लर्निंग में इन्वॉल्व हो पाएं और उन्हें भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिले। तो कीप watching, keep liking, and please share the video and subscribe to my channel, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो तुरंत आपको अपडेट मिलना चाहिए। तो ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, एमेच्योर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।